कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। सो पिछले सेक्शंस में हम डिटेल में ये जान चुके हैं कि जो पेस्टोरल्स हैं, जो पेस्टोरलिस्ट हैं और जो इस तरीके की कम्युनिटीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो अपनी लाइफ किस तरीके से चलाते हैं, और जो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं और लैंडफॉर्म्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे किस किस तरीके की कम्युनिटीज़ होती हैं। हमने माउंटेन्स पे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके बारे में डिस्कस किया, हमने प्लेट्यूज पे रहने वाली कम्युनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने जो डेजर्ट एंड जो प्लेन एरियाज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया कि वहाँ पे कैसे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या असर पड़ा। कॉलोनियल रूल मतलब कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे देश पे कंट्रोल करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया, तो उस पूरे चीज़ का इनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। तो कॉलोनियल रूल में जो पैस्टोरलिस्ट हैं, जो चरवाहे हैं, उनकी लाइफ ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट हुई। Their grazing grounds shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. अब जो पेस्टोरल्स हैं उनका मेन काम क्या है कि वो अपने जानवरों को पालते हैं और उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, किसकी तलाश में? पैस्चर की तलाश में, कि उनके जानवरों के लिए खाना मिल जाए। अब जब ये ब्रिटिशर्स आए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैस्चर्स हैं, मतलब कि जिन ज़मीनों पे जाके जो चरवाहे अपने जानवरों को खाना खिलाते थे, चराते थे, तो अब उन ज़मीनों में कमी आने लगी थी। अब वो डिक्रीज करने लगे थे, श्रिंक हो रहे थे, मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले रहे थे, और जिन एरियाज पे पहले जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो अपने जानवरों को खाना खिलाते थे, चरवाते थे, अब वो एरियाज भी ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले रहे थे, इसीलिए इनके पास कम जगह बच रही थी अपने जानवरों को चराने के लिए। साथ ही साथ ये लोग कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इनकी मूवमेंट को भी रेगुलेट किया गया, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको रोक रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जैसे जब हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनके ऊपर कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसमें हमने समझा था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसमें भी क्या होता है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने इस मूवमेंट पे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लगानी शुरू की, ताकि वो लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकें, लोगों पे और ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी पकड़ जमा सकें, उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो लोगों की मूवमेंट को जो ब्रिटिशर्स हैं वो रोक रहे थे ताकि ये बेटर तरीके से लोगों को कंट्रोल कर सकें। एंड द रेवेन्यू दे हैड टू पे इंक्रीज्ड, और जो टैक्स उनको देना पड़ रहा था, पेस्टोरल्स को, ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था, तो उस टैक्स में भी इंक्रीज हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन लोगों से ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे। देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइंड एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट वर एडवर्सली अफेक्टेड। अब इनके जो एग्रीकल्चरल स्टॉक थे, मतलब कि जो भी खेती बाड़ी ये लोग कर रहे थे और खेती करने से जो भी इनका अनाज होता था उसको वो स्टॉक करके रखते थे, उसमें भी अब कमी आ रही थी, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ज़मीन पे खेती नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि इनकी मूवमेंट को भी रेगुलेट कर दिया गया। तो अगर मूव करते हुए किसी गांव में फार्मर्स मिले हैं तो उनसे भी ये लोग अपने ग्रेन वगैरह जो है ले लेते थे। तो अब क्या हो रहा था कि इनके जो एग्रीकल्चरल स्टॉक हैं वो खत्म हो रहे थे, और जो भी ये अलग ट्रेड्स करते थे कि मतलब जानवरों को रखने के साथ साथ ये काफ़ी सारी अपनी शीप्स को रियर करते थे, उनके वूल को बेचते थे। तो जो और ऐसा होता था कि मतलब कोई छोटा मोटा काम वो कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ बना रहे हैं जिसको बनाने में वो एक्सपर्ट हैं, तो ऐसी ट्रेड्स पे भी उनका अफेक्ट पड़ा, मतलब कि जो छोटा मोटा काम कर रहे थे वो भी अफेक्ट हुए, क्योंकि पहले वो क्या कर रहे थे, पहले वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हुए अपना जो भी प्रोडक्ट है, अपने जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या फिर जो ब्लैंकेट वगैरह है, वो सारी चीज़ों को वो बीच में बेचते हुए चलते थे। अब अगर इनकी मूवमेंट को ही रोक दिया जाएगा, अब इनको बोला जाएगा कि तुम एक जगह से दूसरी जगह मूव मत करो, तो फिर ये लोग अपने सामान को कैसे बेचेंगे। तो इनकी जो ट्रेड है, जो इनके क्राफ्ट हैं, उन पे भी अफेक्ट हो रहा था। हाउ, अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ इनकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा था, इनकी मूवमेंट अफेक्ट हो रही थी, इनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, इनका एग्रीकल्चरल स्टॉक कम हो रहा था, और इनके जो ट्रेड एंड क्राफ्ट्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे थे। बट ये सब हो कैसे रहा था, क्यों अफेक्ट हो रहा था? तो इसके हम कुछ रीजंस पढ़ेंगे, और इनको एक रीजन को हम एक वीडियो में कवर करेंगे।
राइट। तो फर्स्ट रीजन जो था, द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टीवेटेड फार्म्स। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे थे कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जंगलों में भी जो जंगल लगे हुए हैं, जिनमें पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें वो क्या कहते थे, ये अनप्रोडक्टिव लैंड है। मतलब वो ऐसा मानते थे जिन भी जमीनों पे खेती नहीं हो रही है वो सब अनप्रोडक्टिव है, मतलब वो फालतू है, वो इस्तेमाल में सही तरीके से नहीं ली जा रही। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे जो भी ज़मीनें खाली पड़ी हैं उन पे खेती हो बस, और क्योंकि खेती होगी तो उससे क्या होगा, उनको रेवेन्यू मिलेगा, उनको खेती करने से लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो उनका से ज़्यादा ज़मीन पे खेती हो। तो जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कर रहे थे, वो जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स थे, मतलब कि जो खाली पड़े मैदान थे, अब ग्रेजिंग लैंड क्या है, खाली मैदान है, उस पे घास वगैरह मतलब उग गई है, छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। तो ये हर्डर्स क्या करेंगे, ये अपने जानवरों को उस खाली मैदान में ले जाएंगे और वहां पे इनके जानवर जो है वो खाना खा लेंगे। अब ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि ये जो खाली ग्राउंड्स पड़े हैं, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, इनको कल्टीवेट किया जाए, इन पे खेती की जाए, इन्हें यूं ही खाली ना छोड़ा जाए। लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फिक्स फाइनेंस। अब क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे ये लोग कि खेती होनी चाहिए, खाली ज़मीनें नहीं छोड़नी है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है, मतलब कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो इनको लैंड से टैक्स आ रहा है, जो लोग खेती कर रहे हैं और वो खेती करने से जो टैक्स दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐसे टैक्स के माध्यम से आता था, और ये उनका मेन, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस था कि इन्हें इनकी जो भी इनकम सोर्स है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा टैक्स से ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि जितनी ज़्यादा ज़मीन पे खेती होगी उतना ज़्यादा टैक्स हमें मिलेगा। बाय एक्सपेंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। तो सिंपली अगर कल्टीवेशन बढ़ेगा, अगर खेती बढ़ेगी, तो उनका रेवेन्यू जो है, जो उन्हें टैक्स मिल रहा है, वो भी बढ़ेगा। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। अब टैक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इससे होगा क्या कि जो ज़मीनें हैं उन पे खेती होगी, खेती होगी तो मतलब कुछ उगेगा। अब जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, वीट, ये सारी चीज़ें उगेंगी, और ये लोग कहेंगे, ब्रिटिशर्स जिन लोगों को इन ज़मीनों पे खेती करने के लिए देंगे, उनसे कहेंगे कि तुम जूट उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, तुम हमारी जो जो हम चीज़ कह रहे हैं तुम वो उगाओ, तो वो उनसे बोलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन में, जो यूरोप में इस तरीके की डिमांड है इन चीज़ों की, कॉटन, व्हीट और इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो डिमांड भी पूरी होती रहेगी। मतलब यहाँ से सामान इनका बन जाएगा जिसको ये एक्सपोर्ट करके अपने इंग्लैंड में भेज देंगे, क्योंकि इंग्लैंड में इन चीज़ों की काफ़ी डिमांड है, और साथ ही साथ इनको रेवेन्यू भी मिलेगा, इनको टैक्स भी मिलेगा, तो इनका तो दुगना फायदा हो रहा था। Then to colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो colonial officials हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड थी, मतलब जिन ज़मीनों पे खेती नहीं हो रही थी, उनको ऐसा लगता था कि ये जो खाली ज़मीनें हैं जिन पे खेती नहीं हो रही, वो अनप्रोडक्टिव हैं, मतलब कि वो हमें फ़ायदा नहीं दे रही हैं, वो सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं है। क्योंकि इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू, ना ही तो उस खाली पड़ी लैंड से रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, और ना ही कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा है, ना ही कॉटन, जूट या फिर दूसरे जो अनाज हैं, वीट वगैरह, वो भी नहीं आ रहे। तो उन्हें लग रहा था कि इसका तो कोई फायदा है ही नहीं है, खाली क्यों पड़ी हैं ज़मीनें। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। और इन खाली ज़मीनों को जो ब्रिटिशर्स हैं वो वेस्ट लैंड की तरह समझते थे, मतलब कि जो वेस्ट हैं, जो कि खराब हैं और खाली पड़ी हैं, किसी फायदे की नहीं है, और इसीलिए वो मानते थे कि इनको कल्टीवेशन में लाना होगा, इन पे खेती करनी होगी। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब 19th सेंचुरी के मिड से, मतलब 1850s के लगभग, क्या हुआ, जो वेस्ट लैंड रूल्स हैं ये लाए गए। वेस्ट लैंड रूल मतलब इनके हिसाब से जो भी वेस्ट लैंड है, जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, उसको ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें अपने फ़ायदे के लिए, उसके रिगार्डिंग ये एक्ट जो है वो आए थे। इसके रिगार्डिंग ये जो रूल्स हैं, ताकि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिन लैंड्स पे खेती नहीं हो रही, उनको ये लोग अपने कब्जे में लेंगे और फिर कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ लोगों को दे देंगे ताकि वो लोग इन ज़मीनों पे खेती करें। These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands। अब जिन लोगों को ये खाली ज़मीनें दी जाती थी खेती करने के लिए, उनको साथ ही साथ कुछ कंसेशन, मतलब कुछ छूट भी दी जाती थी, ताकि ये लोग यहाँ पे बेटर तरीके से खेती कर सके, और उनको एनकरेज किया जाता था, उनको उत्साहित किया जाता था कि वो यहाँ पे जो सेटल्ड लैंड है वो करें, मतलब कि यहाँ पे गांव वगैरह बसाएं, क्योंकि अगर गांव बसेंगे तो यहाँ पे लोग खेती भी करेंगे।
तो जैसे बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें अगर खाली हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, किसी एक पर्सन को दे देंगे और उसको बोलेंगे कि तुम्हें हम छूट दे रहे हैं कि तुम इस पे हमें कम टैक्स दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ-कुछ फ़ायदे उन्हें देंगे और उनसे बोलेंगे कि तुम इन बड़ी-बड़ी ज़मीनों पे क्या करो, गाँव बसाओ। यहाँ पे लोगों को लाओ ताकि वो जो लोग हैं आके रहें और फिर इन ज़मीनों पे खेती करें और फिर उससे हमें टैक्स मिलेगा। Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. अब कुछ ये इंडिविजुअल्स जिनको खाली ज़मीनें दी जा रही थी, उन ज़मीनों का जो विलेजेस हैं उसके हेड बना दिया था कि यहाँ पे तुम जो विलेज वगैरह सेटअप करोगे या फिर आसपास की जो विलेजेस जाता था इन्हें, ताकि ये लोग और बेटर तरीके से इन ज़मीनों को अपने इस्तेमाल में लें और इन पे सेटल्ड लाइफ जो है वो करें और खेती इनकरेज करें। In most areas, the land taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. अब ज़्यादातर एरियाज में ये जो खाली लैंड ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ली थी, ये वो वाली लैंड थी जो कि जो पैस्टरलिस्ट हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब कि एक ग्रेजिंग लैंड थी, यहाँ पे जानवर जो है वो आके खाना खाते थे, चरते थे। So expansion of cultivation inevitably meant that decline of pastures and a problem for pastoralists. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन ग्रेज़िंग के लिए अवेलेबल थी, अब वो अवेलेबल नहीं रहेगी। मतलब कि जो ज़मीन जानवरों के चारे के लिए अवेलेबल थी, अब उसमें कमी आएगी, वो कम होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती होगी। और इससे क्या होगा कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब उनके जानवरों को सही तरीके से खाना मिलेगा ही नहीं और अगर सही खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसीलिए पैस्टोरलिस्ट के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली थी। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट जो रीज़न है कि कॉलोनियल रूल का किस तरीके से अफेक्ट पड़ रहा था और किस तरीके से जो पेस्टोरल्स हैं उनकी लाइफ पे ब्रिटिशर्स का अफेक्ट हो रहा था, तो उसका पहला रीज़न ये था कि क्यों उनकी लाइफ बिगड़ रही है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे खेती करना चाहते थे और जो खाली ज़मीन थी जो कि बेसिकली पेस्टोरलिस्ट उस पे अपने जानवरों को लाते थे, अब उस ज़मीन को ब्रिटिशर्स अपने अंडर लिए जा रहे थे और उस पे खेती कर रहे थे। इस वजह से पेस्टोरलिस्ट के पास अब कम ज़मीन बच रही थी और ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड रीज़न को डिस्कस करेंगे।